जानकारी दी इन्होंने। अब जो बताया, जो तमाम रुझान दिखा रहे हैं अभी, वो रुझान ये बता रहे हैं कि जो एग्जिट पोल में कुछ दिनों पहले मीडिया के जितने चैनल्स थे, हमारे चैनल्स भी थे, तो उसमें जो रुझान दिखाए गए थे, उसमें जो आंकड़े बताए गए थे, उसमें जो नतीजे बताए गए थे, वो अब धीरे धीरे हकीकत में बदलती हुई दिख रही है। हालांकि अभी तक वो उस तरह के एग्जिट पोल में जिस तरीके से बताया गया था उस तरीके के रुझान दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जो कांटे की टक्कर हुई थी इंडिया और एनडीए के बीच में, अब धीरे धीरे एनडीए उसे बढ़त लेती हुई दिख रही है। एनडीए जो बताया गया था, उत्तर प्रदेश में जो नतीजे बताए गए थे एग्जिट पोल में, उसकी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। और जो बिहार में बताया गया था कि वहां पे उन्हें कुछ लॉस होने वाला है, कुछ नुकसान होने वाला है, वैसा ही कुछ दिख रहा है अभी के रुझानों में, क्योंकि अभी वहां पे 26 सीटों पर एनडीए आगे बढ़ती हुई दिख रही है, जबकि 13 सीटों पे कांग्रेस और 10 सीट पे आरजेडी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि 23 सीट पे ये आगे बढ़ती हुई दिख रही है। जिस तरीके से पहले क्लीन स्वीप किया था एनडीए ने 2019 में, अब वैसा नजारा बिहार में देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो 25 सीट है, 25 सीट पे एनडीए आगे बढ़ रही है, जैसा कि पहले से आकलन किया जा रहा है। दिल्ली की बात करें तो 7 में से 6 सीट वहां पर जो है वो एनडीए आगे बढ़ती हुई दिख रही है। रुझानों में ये नतीजे आने अभी बाकी हैं। रुझानों में जो दिख रहा है वो यही है कि दिल्ली में भी बड़ी बढ़त लेकर के बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो 7 सीट है उसमें से 6 सीट पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक इस बीच में चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि मनोज तिवारी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उनकी जीत लगभग तय है, वो अपनी सीट से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कन्हैया कुमार वहां पर बढ़त बना रहे हैं। हालांकि बढ़त बहुत ज्यादा नहीं है, लगातार आंकड़े आगे पीछे हो रहे हैं, रुझानों में आंकड़े बहुत तेजी से बदल रहे हैं। चलिए अभी आपको लेके चलते हैं ब्रेकिंग रूम, जहां पर नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो बता रही है कि कौन सी बड़ी खबर अभी उनके पास आई है। नेहा। बिल्कुल सुजीत, तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और लगातार रुझान आने शुरू हो चुके हैं। इस बीच बता दें आपको बड़ी खबर सामने आ रही है। तेलंगाना से बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रही है। गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर काउंटिंग शुरू हो चुकी है, रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं। जोधपुर से बीजेपी के गजेंद्र बता दें आपको पीछे चल रहे हैं, तो वहीं विदिशा से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर बता दें आपको इस वक्त की सामने आ रही है। पुरी से बीजेपी प्रत्याशी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बदायूं में एसपी से भी लगातार रुझान आने शुरू हो गए हैं। हाजीपुर से एनडीए के चिराग पासवान आगे चल रहे हैं। सुल्तानपुर से बीजेपी की मेनका गांधी आगे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, आजमगढ़ से बीजेपी के निरहुआ पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की एक हॉट सीट मानी जाती है आजमगढ़, और यहां से बीजेपी प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। वहीं बदायूं से बता दें आपको, हाजीपुर से एनडीए के समर्थन में लगातार देखा जा रहा है किस तरह से कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है एनडीए, तो कहीं आगे बढ़ रही है। गुना से बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे नजर आ रहे हैं। मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं। तो बता दें आपको, इसी बीच कैराना से एसपी की इकरा चौधरी आगे चल रही है। और अब सीधा हम आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां पर मुदिता हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। एक एक सीट पर वो लगातार हमें अपडेट दे रही हैं। जिस तरीके से हमें रुझान मिल रहे हैं उसमें एक बहुत चौंकाने वाला रुझान मिल रहा है मध्य प्रदेश से, क्योंकि पिछली बार जब 2019 में जब नतीजे आए थे तो उसमें मोदी की लहर चली थी और वहां पर सारी सीट बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन एक सीट जो कांग्रेस बचा पाई थी वो थी छिंदवाड़ा की सीट। लेकिन इस बार छिंदवाड़ा की सीट पर नकुल नाथ, जो कि कमलनाथ के सुपुत्र हैं, वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर है ये, क्योंकि एकमात्र गढ़ जो कांग्रेस का बचा हुआ था छिंदवाड़ा, अब वो भी छिनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, अभी बहुत शुरुआती रुझान है। अभी पूरे दिन ये गिनती चलेगी और कई चरणों में जब गिनती होगी मतों की तो देखेंगे कि किस तरीके से पाला, अगर ये पासा जो है वो पलटता है, पाला पलटता है,
तब क्या नकुलनाथ आगे निकल पाएंगे, कांग्रेस अपने गढ़ को बचा पाएगी, या फिर यह रुझान लगातार बना रहता है। और अगर हम मेरठ की बात कर लें तो अरुण गोविल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राम मंदिर बनने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जो रामायण से राम के किरदार में बहुत हिट हुए थे अरुण गोविल, जिनको कि राम का प्रतिरूप माना जाने लगा था, वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जबकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि राम मंदिर की लहर में अरुण गोविल बहुत आसानी से मेरठ की सीट जीत लेंगे, लेकिन वहां पे लगता है क्षत्रिय समाज जिस तरीके से नाराज रहा बीजेपी से, उसका असर वहां पर होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम कैसरगंज की बात करें तो वहां पर बृजभूषण शरण सिंह के जो बेटे हैं वो अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो बढ़त बनाए हुए हैं। जबकि यह माना जा रहा था कि जिस तरीके से पिछले दिनों बृजभूषण शरण सिंह का विरोध हुआ था, जो महिला एथलीट थी उन्होंने विरोध किया था, महिला पहलवानों ने विरोध किया था उनके नाम का, और उन पे तमाम एलिगेशंस लगे थे, तमाम आरोप लगे थे, और यही वजह रही कि बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काट दिया। लेकिन उनके बेटे वहां पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो आगे और किस तरह के रुझान मिल रहे हैं अलग अलग राज्यों से, उसके बारे में जानने के लिए चलते हैं सीधा न्यूज रूम, जहां पर मुदिता त्रिपाठी हमारी सहयोगी बनी हुई हैं। मुदिता, देख सकते हैं जहां रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है और बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन हम बात करें पश्चिम बंगाल में, जिसकी निगाहें टिकी हुई है पश्चिम बंगाल में, क्या जनता ने ममता सरकार पर भरोसा जताया है या फिर बीजेपी सरकार पर भरोसा जताया, क्या है पश्चिम बंगाल का हाल? देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पर नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी 20 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, वही टीएमसी 18 सीटों के ऊपर आगे चल रही है और लेफ्ट सिर्फ 2 सीटों पर आगे चल रहा है। यानी कि पश्चिम बंगाल से लेफ्ट जो है पूरी तरीके से अब समाप्त हो रहा है अपने इस लोकसभा जो चुनाव के दौरान। इसके अलावा अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी की कृष्णानगर जो सीट है जहाँ से महुआ मोइत्रा चुनाव लड़ रही है, वो इस वक्त आगे चल रही है 9,000 से ज्यादा वोटों से। यानी कहीं ना कहीं जो जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें बीजेपी लगाई हुई थी पश्चिम बंगाल से, उस उम्मीदों पर लगभग बीजेपी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और 20 सीटों पर लगातार बढ़त बनाई हुई है। पश्चिम बंगाल के अंदर कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो इस चुनाव के दौरान छाए रहे, जिसमें से शिक्षक घोटाला रहा, इसके अलावा सीएए पश्चिम बंगाल के अंदर लागू करने का जो विरोध करे थी ममता बनर्जी, वो भी रहा। इसके अलावा ओबीसी सर्टिफिकेट जो मुसलमानों को भारी संख्या में पश्चिम बंगाल में बांटा गया था, उसका भी पीएम मोदी ने बार बार अपने रैलियों के दौरान जिक्र किया। इसके लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है पश्चिम बंगाल में शुरू से भी, और इस चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने उसे जोर शोर से उठाया है। यानी इन तमाम सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता ने वोट किया है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी 1 नंबर पर चल रही है, टीएमसी 2 नंबर पर चल रही है और लेफ्ट जो है 3रे नंबर पर है, और नेक टू नेक फाइट इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो संदेश खाली का जो मुद्दा था वही वजह है ममता सरकार के हारने की? देखिए, संदेश खाली, शिक्षक घोटाला और इसके अलावे ओबीसी का आरक्षण जो है वो मुसलमानों को देना, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे पश्चिम बंगाल में जिसको बीजेपी ने अपने चुनावी मुद्दा बनाया था, जिसमें संदेश खाली जो है सबसे प्राथमिकता के साथ जो है बीजेपी ने वहां पर रखा था। और संदेश खाली की जो पीड़िता है उसको बीजेपी ने संदेश खाली से टिकट दिया हुआ है, वो भी चुनावी मैदान में है और एक नेशनल मुद्दा बना था और बीजेपी ने इसे काफी आम तरीके से इसको उठाया था। ऐसे में संदेश खाली का तो कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि बीजेपी लगातार 20 सीटों के ऊपर लीड कर रही है, टीएमसी 18 के ऊपर लीड कर रही है। देखना ये हुआ कि लास्ट में जब फाइनल अंतिम जब चरण का जब गणना होगा तो किन किन दलों को कितनी कितनी सीटें मिलती हैं, लेकिन फिलहाल वहां पर जो है मतगणना अभी जारी है। चलिए, पश्चिम बंगाल में मतगणना अभी जारी है, ऊपर नीचे दांव पेच का खेल जारी है। अब बात करेंगे सबसे 80 सीटों पे उत्तर प्रदेश की, वहां पर क्या हाल है भाटी जी? देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही है, क्योंकि 80 लोकसभा सीट वहां पर हैं। और अभी आप देखिए, क्योंकि अभी ये रुझान है और यहां आप देखिए कि जिस तरह से लगातार कभी कोई नेता आगे जा रहा। अभी की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा हॉट सीट वाराणसी जो है वहां पर नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं, कुछ देर पहले वो आगे थे। उसी तरह से आप देखिए कि लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। तो ये अभी जो है सब चलता रहेगा। मैंने अभी कहा था कि ये मानसून की बारिश की तरह होते हैं रुझान, कभी कहीं तो बरसेंगे हर जगह। लेकिन जो अंतिम मैं रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर ब्रेकिंग रूम से आ रही है। क्या बड़ी खबर है नेहा?
बिल्कुल रुझान आने शुरू हो गए हैं और इसी बीच बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको सामने आ रही है वाराणसी से, जहां पर बता दें आपको यहां पर लगातार आगे पीछे का खेल जारी है। इसी बीच नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, बेंगलुरु साउथ से बीजेपी के तेजस्वी सूर्या आगे चल रहे हैं। तो बता दें आपको वाराणसी से कांग्रेस के अजय राय इस वक्त आगे चल रहे हैं, ये बेहद बड़ी खबर है। बता दें आपको एक और देखा जा रहा है कि नई दिल्ली से आपके सोमनाथ भारती आगे चल रहे हैं, तो वहीं बेंगलुरु साउथ से बीजेपी के तेजस्वी सूर्या आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की जो हॉट सीट है वाराणसी, यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, वाराणसी से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लगातार रुझान आने शुरू हो चुके हैं और देखा जा रहा है किस तरह से कहीं बीजेपी आगे है तो कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। वाराणसी की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय आगे आ रहे हैं और सीधे चलते हैं आप एक बार फिर से सुरजीत सर की ओर। बहुत बड़ी खबर, वाराणसी से अजय राय आगे चल रहे हैं। हॉट सीट है, प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां से उम्मीदवार हैं और ऐसे में अजय राय, जो शुरुआती चरण की काउंटिंग हो रही है उसमें अजय राय आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है और साथ ही ये थोड़ा सा अविश्वसनीय सा लग रहा है क्योंकि अभी शुरुआती दौर के जो रुझान आ रहे हैं उसमें अजय राय बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत मामूली बढ़त है, लेकिन बढ़त तो बढ़त होती है और वहां पर पीएम मोदी अभी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, टीएमसी से हमारे साथ सोफिया हैं और हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हैं जतिन। तो आप दोनों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और लगातार रुझानों का सिलसिला जारी है, रुझान मिल रहे हैं, उलटफेर हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, अभी जो रुझानों में अगर हम देखें तो एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये रुझान है क्योंकि रुझान में तो पीएम मोदी भी पीछे नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे के चरण के मतदान होंगे, जो मतगणना होगी, तो उसमें ये नतीजे धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे कि आखिरकार किस तरफ ये पलड़ा झुकता है। तो सोफिया, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से वहां पर पश्चिम बंगाल में अभी से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने होली मनानी शुरू कर दी और उन्हें लगता है कि कम से कम 25 सीट वो जीतने वाले हैं, हकीकत क्या है? नमस्कार आप सभी को। देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा अर्ली टाइम है इसको किसी भी तरीके का डिसीजन देने का। और मैं आशा करूंगी कि हमारी जो तृणमूल पार्टी है वो अच्छा करती आई है पश्चिम बंगाल में। पिछले 3 बार से आप जानते हैं कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रही हैं और लोगों का विश्वास ममता बनर्जी सरकार पर बनी रही थी और आगे भी बनी रहेगी, यही हम आशा करेंगे। बाकी जो भी पार्टी अगर अच्छा करती है उन सबको मैं लेकिन सोफिया, जिस तरीके से ममता बनर्जी हैं जो इतने दिन से काम कर रहे थे उन सबको बधाई। सोफिया जी, देखिए जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा था कि यहाँ पर क्लीन स्वीप करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, कांग्रेस और जो लेफ्ट थी वो अलग लड़ने लगी। तो आपको लगता है कि अगर गठबंधन कर लेती ममता बनर्जी तो शायद जो अभी नजारा देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से एनडीए की सीट ज्यादा बढ़ रही है, खास करके बीजेपी की बात कर लें केवल, तो बीजेपी की सीट बहुत तेजी से रुझानों में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ये परिणाम बदल सकते थे अगर इंडिया गठबंधन हो जाता तो? देखिए, गठबंधन में बाहर से समर्थन तो ममता बनर्जी ने देने का वो कहा ही है। बाकी जो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल रीजंस थे जिस वजह से बंगाल में गठबंधन नहीं हो पाया। बहरहाल देखिए, गठबंधन के बिना भी तृणमूल कांग्रेस जो है वो अच्छा कर रही है और आगे भी अच्छा करेगी। मुझे लगता है कि अभी बहुत ही ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा ही जल्दबाजी होगी ये कहना कि तृणमूल कांग्रेस पिछड़ रही है। मुझे लगता है हमें थोड़ा और ज्यादा समय देना चाहिए, हमें और थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। बिल्कुल, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस को कम से कम 25 से ज्यादा सीटें जरूर मिलेंगी। आपको ऐसा लगता है कि संदेश खाली का जो पत्ता खेला था बीजेपी ने वो सटीक बैठ गया? देखिए ये आपने जो कहा कि ये पत्ता खेला था, पत्ता तो खेला ही था। देखिए, षड्यंत्र तो किया ही है,
2021 के बाद से बंगाल में दंगे करवाना और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो चेहरे को धूमिल करने की चेष्टा हमेशा से ही भाजपा सरकार की रही है। लेकिन देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि बाद में स्पष्ट भी हो गया था कि कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो गलत साबित हुई। ये भाजपा के ही लीडरों ने आके बताया कि संदेश खाली की जो घटना थी वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक षड्यंत्र रचा गया था। बहरहाल जनता देख रही है और जनता जनार्दन है, जनता का जो भी फैसला होगा उसे हम सराखों पर रखेंगे। बिल्कुल। मैंने खेला शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि पश्चिम बंगाल में अक्सर खेला ही होता है। पिछली बार भी खेला हुआ था, इस बार भी खेला ही होता नजर आ रहा है। खैर, जतिन जी, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी इस बार पिछले रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? जी, डेफिनेटली तोड़ेगी। जनता ने ये मन बना लिया, बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण और गुंडागर्दी की सरकार को इस बार कड़ा सबक सिखाया जाएगा। जिस तरीके से संदेश खाली में हुआ, ममता दीदी कई दिनों तक चुप रही, उसी व्यक्ति को उन्होंने वो लोग शासन दिया। और विभिन्न प्रकार के, अगर हम स्कैम्स गिनाने लग जाए तो विभिन्न प्रकार के स्कैम्स हुए, फिर भी ममता दीदी चुप रही। तो इस बार अब आप ये देखेगा, जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे तो बड़े बड़े दिग्गज, तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज अपनी सीट इस बार हार जाएंगे। अच्छा जतिन जी, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का मामला बड़ा था या शिक्षक भर्ती घोटाला बड़ा था? जी, सभी एक दूसरे के, मतलब आप ये देखिए तो 5 जनवरी को जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम वहां पे पहुंची थी, वो पहले वहां पे राशन घोटाले की जांच करते हुए वहां पहुंची थी। तो बाद में जाके पता लगा कि ऐसी भी स्थिति, बाद में जाके पता लगा। हेलो, हाँ बताइए सुन रहा हूँ। हाँ सॉरी, हाँ, तो पहले तो वहां पे राशन घोटाले की जांच करने वहां पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची। वहां पे जाके पता लगा कि संदेश खाली में ऐसी स्थिति भी है। और अब यकीन मानिए कि वहां पे प्रशासन इतनी ज्यादा गुंडागर्दी है कि संदेश खाली जैसे कहीं सिचुएशंस और भी डिस्ट्रिक्ट्स में है, मगर डर के कारण वो चीज बोल नहीं पा रहे लोग। और ये बड़ी ही दुख की बात है कि 2011 से एक महिला मुख्यमंत्री वहां रही है, 2004 से 2014 के बीच में वो यूपीए का हिस्सा भी रही, फिर भी आज तक वो महिलाओं को वो सम्मान नहीं दिलवा पाई। महिलाएं आज भी वहां पे असुरक्षित हैं। हाँ। देखिए सोफिया जी, जिस तरीके से एग्जिट पोल हुए और उसमें जो आंकड़े आए थे, उन आंकड़ों में ये पता चला, बहुत हैरान करने वाले वो आंकड़े थे। उसमें पश्चिम बंगाल के आंकड़े की बात कर लें तो वहां पर यह पता चला कि करीब 8% महिलाएं ज्यादा एनडीए की तरफ झुकी हैं, ज्यादा महिलाएं जो हैं उन्होंने एनडीए को वोट दिया है। तो क्या जो ममता बनर्जी कहती हैं, मां माटी मानुष की बात करती हैं, उसमें मां सर्वप्रथम है और मां की धरती है, वो मां दुर्गा की धरती है। तो क्या आपको लगता है कि जो मां है उसका मोह भंग होने लगा है अब तृणमूल कांग्रेस से? बिल्कुल मोह भंग हो चुका है। सोफिया जी से सवाल है। सवाल मेरे लिए, सोफिया जी के लिए? जतिन जी, सोफिया जी से सवाल है। हाँ। तो मैं सबसे पहले मैं जतिन जी को जवाब देना चाहूंगी। ये जो कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है यहाँ पर, तो इन्हें शायद जानकारी नहीं है कि महिलाओं को यहाँ पर लक्ष्मी भंडार मिलता है, जिसमें 1000 रुपए महिलाओं को दिया जाता है, हर महिला को। और अगर हम बात करें बच्चियों की, लड़कियों की, तो इन्हें यहाँ पर कन्याश्री दिया जाता है। और ये जुमलों में नहीं। देखिए सोफिया जी, पैसे देना और सम्मान देना दोनों में फर्क होता है। सम्मान को खरीदा नहीं जा सकता। लोकतांत्रिक देश है, देखिए लोकतांत्रिक देश है, लोगों का अपना अपना रुझान हो सकता है कि वो किस पार्टी को चुने, वो एक अलग बात है। देखिए 3 बार से ममता बनर्जी यहाँ पर राज्य कर रही हैं। और अगर महिलाओं को ऐसा लगता है, देखिए अभी भी मैं फिर से कहूंगी कि अभी भी ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी है कहना कि औरतों का रुझान जो है वो एनडीए की तरफ गया है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। देखिए मैं बहुत ज्यादा एग्जिट पोल को विश्वास नहीं करती, क्योंकि पिछले चुनावों में भी जो एग्जिट पोल का रिजल्ट नतीजे रहे हैं वो बहुत ज्यादा सटीक नहीं रहे हैं। तो एग्जिट पोल नहीं, मुझे लगता है एग्जैक्ट पोल का वेट कर लेना चाहिए। और महिलाएं जो है वो ममता बनर्जी के साथ पहले भी आपने पहले भी कहा कि संदेश खाली के ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी किया गया, चेहरे को धूमिल करने की कोशिश की गई। तो कई ऐसी आम महिलाएं हैं, उनको हो सकता है लगता होगा कि ये बिल्कुल सटीक है जो उन्होंने कहा। तो बाकी चीजें जो है वो जल्दबाजी होंगी और
ममता बनर्जी ने जो महिलाओं के लिए किया है, देखिए एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से पश्चिम बंगाल या कोलकाता की बात करें तो ये 3 साल का रिपोर्ट में बता रही हूँ कि सबसे ज्यादा सेफेस्ट है कोलकाता। सोफिया जी, अगर इतनी फेवरेट है तो सोफिया जी, महिलाओं की आप बात ले लीजिए ना, महिला पहलवानों की बात कर लीजिए। तो सोफिया जी, अब आप जो अभी सोफिया जी अभी जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे बंगाल की सीट्स को लेके, उसमें ऐसी बहुत सारी ऐसी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें ऐसी थी जो ओपनली अपना जो ओपिनियन है वो प्रेजेंट नहीं करती, वहां पे साइलेंट वोटर्स है। अब आप देखिएगा, इसलिए मैं इसी चीज को बड़ी कॉन्फिडेंस से तभी कह रहा हूँ कि महिलाएं ही इस बार दीदी का तख्ता पलट करेंगी। अब आप 2-3 घंटे और रुक जाइए, रुझान को आने दीजिए। हम लोग 25 से ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल में लेके आ रहे हैं। माँ काली का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। अब आप ये देखिए कि 2011 में ममता बनर्जी ने नारा दिया था परिवर्तन का, मगर लोगों को लगता था कि शायद ममता बनर्जी भी कुछ करेंगी। ममता बनर्जी इनफैक्ट एक बार एनडीए का हिस्सा भी रही थी 1998 से 2004 के बीच में, मगर वो वही हुआ। 2011 के बाद लोगों ने देखा कि यही लेफ्ट का और कांग्रेस का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ आप क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आप थोड़ा सा एक ऑब्वियसली उनको डिफेंड करेंगी, मगर एक महिला होने के नाते आप भी अंदर से जानती हैं कि वहां पे महिलाएं असुरक्षित हैं, और इसका जवाब जनता बहुत जल्द हमें देने वाली है। जी सोफिया जी, देखिए ममता बनर्जी महिला एकमात्र महिला मुख्यमंत्री पूरे देश की हैं। ये खुश होने की बात भी है और दुख होने की दुखद बात भी है कि पूरे देश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, और उनको गिराने के लिए पूरी आपकी बटालियन जो है वो बंगाल में उतर जाती है हर एक चुनाव के बाद। सोफिया जी, अलग बात है, चलिए वो ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन देखिए ममता बनर्जी को आप लोग जो है वो तोड़ नहीं पाए। वो ईडी का डर हो, सीबीआई का हो, या संदेश खाली जैसी घटना को रचाकर किया गया हो, तो मुझे लगता है अभी भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है जनता पहले भी ममता बनर्जी के साथ थी, आज भी है। ये अलग बात है कि लोकतांत्रिक देश है, हम लोग विपक्ष पर भी विश्वास करते हैं कि विपक्ष भी किसी भी देश में किसी राज्य में होना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन जहां तक बात हम अगर बढ़ोतरी की बात करें तो मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस ही लीड करेगी। सोफिया जी, अक्सर ये बातें होती है। पहले भी ममता बनर्जी जिन मुद्दों पर जीत करके आई कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है, जो लेफ्ट के लोग हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, अब वही गुंडे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। वही गुंडागर्दी अभी भी नजर आती है, लेकिन ममता बनर्जी को कुछ खास नजर नहीं आता। संदेश खाली में जब घटना होती है, शेख शाहजहां उसके कल्प्रिट माने जाते हैं, उन पे आरोप लगते हैं, और वो तृणमूल कांग्रेस के नेता नजर आते हैं, और ममता बनर्जी को केवल और केवल शेख शाहजहां तृणमूल कांग्रेस के नेता नजर आते हैं, उसमें उन्हें आरोपी नजर नहीं आता, और रातों रात वो भगा दिए जाते हैं। बहुत जब दबाव आता है, जब बहुत जांच की बात होती है, तब जाकर के वो सरेंडर करते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता है। अगर आपकी कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, संदेश खाली में कुछ भी गलत नहीं हुआ था, तो शेख शाहजहां को आपने तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? क्यों इतना लंबा इंतजार करना पड़ा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये संदेश जो संदेश खाली से निकला वो अब चुनाव परिणामों में तब्दील होता हुआ नजर आएगा? मैं एक एक करके आपको जवाब दूंगी। सबसे पहले आपने कहा कि सीपीआईएम के गुंडे जो है वो तृणमूल ज्वाइन करने, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, ये अलग बात है कि तृणमूल के जो कुछ भ्रष्ट लोग थे वो जरूर भाजपा में चले गए, जिसमें एक उदाहरण मैं शुभेंदु अधिकारी की दूंगी। शुभेंदु अधिकारी जब तक तृणमूल में थे तब तक उनके ऊपर ईडी के छापे हुआ करते थे, लेकिन जिस तरीके से वो भाजपा में गए, वॉशिंग मशीन में धुलकर वो भाजपा में चले गए, और आज अपोजिशन। अरे सोफिया, ये सरकार तो आपकी है पश्चिम बंगाल में, चलिए केंद्रीय एजेंसी नहीं कर रही, केंद्रीय एजेंसी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सोफिया जी, तो ममता बनर्जी क्यों नहीं कार्रवाई करवा देती है? अगर वो गलत है, शुभेंदु सरकार गलत है, तो कार्रवाई करे ना, आपकी सरकार है वहां पे, किसने रोका है? ये कार्रवाई तो हमारे हाथ में तो नहीं है ना, ये तो ईडी का काम था। ये ईडी के जो चिट्ठी है वो आना बंद हो गया। अरे मैडम, आपके पास भी तो शासन व्यवस्था है, आपके पास भी तो एजेंसी है, राज्य की एजेंसी तो अलग होती है, वो क्यों नहीं कार्रवाई कर लेती किसी मामले में? कई लोग थे जिन्होंने क्या ममता बनर्जी ने, सोफिया जी, क्या ममता बनर्जी ने कार्रवाई के लिए किसी तरीके से कोई लेटर लिखा, एजेंसी की जांच हो इसके लिए कोई आवेदन किया, कोई अनुरोध किया, कुछ किया? केंद्र सरकार को कहा कि ये इस मामले में कल्प्रिट है, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कोई ऐसी पैरवी की? ये तो तृणमूल कांग्रेस 4 साल से चिल्ला रही है। चलो बीच में रोकना चाहूंगा सोफिया जी, एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग रूम चलेंगे नेहा के पास। नेहा,
बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है अमेठी से, जहां पर केएल शर्मा आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर है ये, अमेठी लोकसभा सीट जो लगातार हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जाती है, यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, बेगूसराय से बीजेपी के गिरिराज सिंह भी पीछे चल रहे हैं। 2024 के रण में देखा जा रहा है किस तरह से लगातार रुझान आने शुरू हो चुके हैं। और इसी बीच ये बड़ी खबर है, अमेठी से केएल शर्मा आगे चल रहे हैं, तो वहीं मोदी सरकार के आधा दर्जन मंत्री पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है, अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा आगे है। तो बता दें आपको, गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। बेगूसराय से बीजेपी के गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि बीजेपी के कई बड़े चेहरे हैं जो फिलहाल पीछे देखे जा सकते हैं 2024 के रण में। लगातार रुझानों का दौर चल रहा है, लगातार सब जगह से अपडेट आ रहे हैं, हर राज्य में आंकड़े बदल रहे हैं और जिस तेजी से बदल रहे हैं उस रुझान के बारे में समझने के लिए हम सीधे चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर मुदिता त्रिपाठी मौजूद है। मुदिता, बताइए क्या अपडेट है अलग अलग राज्यों से? मैं यहाँ न्यूज रूम में आपको बता रही हूँ, एनडीए और इंडिया में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। समझ में नहीं आ रहा है कब क्या उलटफेर हो जाए। और यहाँ पर मैं बात करूंगी साउथ की, तो साउथ में क्या अपडेट है अभी? अगर मुद्दा देखा जाए तो साउथ में हालांकि वायनाड अगर सीट की बात की जाए तो राहुल गांधी आगे चल रहे हैं और धीरे धीरे अगर बात अगर सीट की करें तो कभी राहुल गांधी आगे चल रहे हैं तो कभी बीजेपी का वहां पे पड़ रहा जो है ज्यादा भारी नजर आ रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वायनाड से काफी आगे चल रहे हैं। वहीं अगर साउथ सीट्स की बात की जाए तो अगर बीजेपी केरल की अगर बात की जाए, क्योंकि साउथ को साधने का प्रयास बीजेपी द्वारा लगातार किया जा रहा है और यही वजह है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी जब 2024 की शुरुआत होती है, सबसे पहले जो मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं वो केरल से ही जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि 2024 को साधने के लिए साउथ को साधने का प्रयास पहले शुरू हो जाता है, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी साउथ पहुंचते हैं, वहां के मंदिरों के दर्शन करते हैं, लोगों को साधने का प्रयास किया जाता है, संदेश देने का एक प्रयास किया जाता है। लेकिन इसी पर फिर राहुल गांधी प्रतिक्रिया देते, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आती है और वो कहते हुए नजर आते हैं कि मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मंदिर जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदी पट्टी इलाकों में ही काम आएंगे, मंदिर यहां काम नहीं आने वाला है। यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुद्दे काम आने वाले हैं। इसी को लेकर जो है तंज कसा गया था पीएम नरेंद्र मोदी पे। और अगर बात केरल की जाए, क्योंकि मानसून की अगर शुरुआत होती है वो केरल से ही होती है, तो इसीलिए जो देश में कहते हैं ना मानसून की शुरुआत होती है केरल से होकर सबसे पहले होती है। तो केरल को साधने का प्रयास लगातार बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। और पिछली बार की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बीजेपी बिल्कुल भी यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई थी और इस बार लगातार प्रयास यही है कि केरल को किस तरह का साधा जाए, किस तरह से साधा जाए। इसीलिए लगातार जितने भी बड़े चाहे वो योगी आदित्यनाथ तो स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर जो है जनता से सीधा संवाद करने का प्रयास किया था। उसके बाद अगर केरल में अगर इस बार बीजेपी सीट लेके आती है तो ऐसा कहा जा सकता है कि साउथ का एक रास्ता खुल जाएगा उनके लिए। और वहीं पर अगर बात कर्नाटका की जाए, अगर पिछले चुनावों की बात की जाए, 2019 की बात की जाए, तो 2019 में जो कर्नाटक है वहां पर बीजेपी को सीट अच्छी खासी आई थी। तो यानी कि कर्नाटक में वहां पर खाता खुला था, लेकिन इस बार जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें साधने का प्रयास कर रही है। लेकिन जो केरल है, केरल को लगातार जो है बीजेपी कई दशकों से साधने का प्रयास कर रही है, लेकिन वहां पे खाता नहीं खोल पाई है। जी तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मोदी की गारंटी चलते हुए दिख रही है, लेकिन गुजरात की क्या हाल है उसके बारे में हमें बताएंगे अंकित। क्या है गुजरात में? गुजरात में 26 लोकसभा सीट पर जो चुनाव हो रहे थे उसमें तो एक तो क्लियर हो चुका था, जो सूरत जो बीजेपी प्रत्याशी जीत चुके थे, और अभी अमित शाह जो माने जा रहे हैं गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे थे वो अभी सबसे आगे चल रहे हैं। और गुजरात को कहा जाता है बीजेपी का अभेद्य किला, क्योंकि पिछली बार भी 2019 में 26 की 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 2019 में बात करें तो उसमें भी 26 की 26 सीटें जीती थी और 2014 में भी 26 की 26 सीटें जीती थी। तो हम कह सकते हैं गुजरात में एक बीजेपी का अभेद्य किला। कांग्रेस यहाँ पे कह रही है कि हम इस बार हमारे प्रत्याशी हैं तो जीत पाए में, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक तो आगे कांग्रेस के प्रत्याशी नजर नहीं आ रहे हैं। जी, और बात करेंगे गुजरात के बाद महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में किस तरह का रुझान आ रहा है? क्या बीजेपी को बढ़त मिल रही है या फिर कांग्रेस को?
महाराष्ट्र में अभी तो बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अभी देखना, अभी शुरुआती रुझान से हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा और फिर हम बताएंगे आपको कि महाराष्ट्र का क्या हाल है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेशनल डेस्क की, क्या है कुछ बड़ी खबर, और इसके लिए हम जानेंगे जितेंद्र सिंह के पास। देखिए मुत्ता जी, अगर इस वक्त पूरी ओवरऑल अगर पॉलिटिकल पार्टियों की सीट अगर लीडिंग की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 187 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा कांग्रेस 70 सीटों पर आगे चल रही है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो यहाँ पर डेटा है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा समाजवादी पार्टी 31 सीटों पर आगे चल रही है। तेलुगु देशम पार्टी 13 सीटों के ऊपर आगे चल रही है। शिव सेना जो उद्धव गुट है वो 10 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा YSRCP 6 सीटों पर आगे चल रही है। DMK भी 6 सीटों पर आगे चल रही है। जनता दल यूनाइटेड बिहार में 5 सीटों पर आगे चल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPM जो कि केरल में चुनाव लड़ रही है और बंगाल में चुनाव लड़ रही है वो 5 सीटों पर आगे चल रही है। और इसके अलावा शिवसेना के जो अदर जो गुट है वो भी 5 सीटों पर आगे चल रहा है। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है ब्रेकिंग रूम से, नेहा। रुझान आने शुरू हो चुके हैं। कहीं पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं तो कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर भी अब आनी शुरू हो चुकी है। बता दें आपको, यहाँ पर लगातार बड़ी खबर सामने आ रही है। मंडी से विक्रमादित्य सिंह को लेकर वो पीछे चल रहे हैं, तो वहीं अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं। हैदराबाद की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी पीछे चल रहे हैं। ये बेहद अहम और बड़ी खबर है क्योंकि हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर इस वक्त बता दें आपको कि असदुद्दीन ओवैसी पीछे चल रहे हैं। वहीं मंडी से विक्रमादित्य सिंह कभी आगे नजर आ रहे हैं तो कभी कंगना रनौत आगे नजर आ रही है। फिलहाल विक्रमादित्य सिंह आगे नजर आ रहे हैं, कंगना रनौत थोड़ी सी पीछे नजर आ रही है। हैदराबाद से बड़ी खबर है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी पीछे नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर है, हैदराबाद ऐसी लोकसभा सीट है जिसमें लगातार देखा जा रहा था चुनावी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज थी। वहीं बीजेपी की ओर से माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा गया और इस वक्त जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त अपने गढ़ में थोड़ा सा पीछे नजर आ रहे हैं। हैदराबाद की बात कर रहे हैं हम, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी पीछे है। गुड़गांव से कांग्रेस के राज बब्बर आगे चल रहे हैं। बड़ी खबरें लगातार, मंडी से विक्रमादित्य सिंह आगे, कंगना पीछे नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव का जो रण है यहाँ पर रुझान आने शुरू हो चुके हैं। अयोध्या की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह पीछे नजर आ रहे हैं। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी पीछे नजर आ रहे हैं। तो जो रुझान आ रहे हैं उसमें खास तौर से यह देखा जा रहा है कि जो कुछ बड़ी सीट है, अगर अयोध्या की बात कर लें तो लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं, जबकि यह माना जा रहा था कि राम मंदिर निर्माण का असर पूरे देश में होगा और इसका नतीजा जो राम मंदिर बनने का रुझान है, राम मंदिर बनने का जो फायदा है वो बीजेपी को मिलेगा, एनडीए को मिलेगा। लेकिन खुद अयोध्या से लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं, बड़ी खबर है। साथ ही अगर हम बात कर ले सुल्तानपुर की तो वहां से मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। मंडी से अगर हम बात करें तो कंगना रनौत पीछे चल रही है और अगर हम अमेठी की बात करें तो वहां से स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। यानी बड़े चेहरे जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं वो पीछे चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले रुझानों में यह आया था कि अजय राय आगे चल रहे थे, हालांकि ये रुझान लगातार बदल रहे हैं और ये शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान में जो आंकड़े दिख रहे हैं वो लगातार बदलेंगे। और जिस तरीके से अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, साथ ही टीएमसी की प्रवक्ता जुड़ी हुई है हमारे साथ में। तो जतिन जी, अयोध्या में लल्लू सिंह का पीछे जाना, अमेठी में स्मृति ईरानी का पीछे जाना, सुल्तानपुर में मेनका गांधी का पीछे जाना, क्या इशारा कर रही है? उत्तर प्रदेश में क्या हलचल है? पवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता। पवन जी नमस्कार। क्या लगता है आपको, अयोध्या में लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं
अगर हम बात अमेठी की करें तो वहां पर स्मृति ईरानी पीछे चल रही है, सुल्तानपुर में मेनका गांधी पीछे चल रही है, और शुरुआती रुझान में खुद वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी पीछे चल रहे थे। इस तरह के परिणाम की उम्मीद आपने की थी क्या? ये शुरुआती रुझान है। अभी आप कम से कम 12 बजने दीजिए, तब तक सारी बीजेपी की जो सीटें आप पीछे बोल रहे हैं वो हर सीट पे हम लीड करेंगे जी, हर सीट पे हम लीड करेंगे, और भाजपा 400 पार करेगी। तो नहीं, जो आंकड़े अभी हम जो आंकड़े हम अभी दिखा रहे हैं कि रुझानों में बीजेपी बहुमत पा चुकी है, तो क्या आपको लगता है कि अगर रुझान जो दूसरे वाले सही नहीं है तो ये वाले भी हो सकता है कि बदल जाए? 100% बदलेंगे, हमें पूरा विश्वास है। बीजेपी की खुद की 370 से ऊपर सीट होंगी, और भाजपा एनडीए जो है, एनडीए 400 सीट पार करेगी। आप जब चुनाव का पूरा नतीजा आएगा तब आप खुद देख लीजिएगा कि भाजपा खुद अपने 370 को पार आंकड़े को पार करेगी, और एनडीए 400 के आंकड़े को पार करेगी। ये शुरुआती रुझान है, कहीं कहीं कोई ईवीएम खुल रहा है तो आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, और बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं है इसमें। नहीं तो शुरुआती रुझान में एनडीए तो बहुत आगे बढ़ी हुई है, क्या बाद के रुझानों में एनडीए पीछे भी हो सकती है? पीछे किसी हालत में नहीं होगी। एनडीए हर सीट में अपने अच्छे मुकाम पे पहुंचेगी, बहुत अच्छी बढ़त बनाएगी। जी सोफिया, आपको लगता है जो पवन जी दावे कर रहे हैं वो हकीकत में बदलने वाली? 100% हकीकत में बदलेंगे। सोफिया जी सुन पा रही हैं? शुरुआती बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना, लेकिन जितने आंकड़े सामने आ रहे हैं इसमें मुझे 400 पार होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। बाकी जनता जनार्दन है, जनता ने जो कुछ भी निर्णय लिया है वो अच्छा ही लिया होगा देश के हित में, और मेरे तरफ से जो लोग भी जीत रहे हैं उनको बधाई हो। सबसे पहले वो जो भी हो, पक्ष के हो या विपक्ष के हो, लेकिन जहां तक बात है कि एग्जिट पोल की सटीकता मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सही नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मोदी की बहुत ज्यादा कोई लहर नहीं। जैसा आपने कहा कि बड़े बड़े जो चेहरे हैं भाजपा के, जिसमें कि स्मृति ईरानी जी भी हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो पीछे नजर आ रही है। तो इससे समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा कोई लहर वाली कोई बात नहीं है, कोई एक तरफा वाली बात नहीं है। बाकी लोकतांत्रिक देश है, बाकी अभी हमें बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना, और थोड़ा इंतजार कर लेते हैं कि किस तरफ रुझान जाता है देश का। पवन जी, क्या आपको लगता है इस बार यूपी में जैसे पिछली बार 62-63 सीटों की बात हुई थी, 63 सीट बीजेपी के खाते में आई थी, इस बार मात्र 42 सीटों पर आगे बढ़ी है बीजेपी, आपको लगता है कि इस बार नुकसान होने वाला है उत्तर प्रदेश में? पवन जी, भाजपा जीत रही है। क्या नुकसान होने वाला है उत्तर प्रदेश में जो रुझान बता रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा सीटें भाजपा जीतेगी। अच्छा, 70 से ज्यादा भाजपा जीतेगी, बाकी के आपके सहयोगी दल जीत लेंगे। फिर उनके खाते में क्या बचा? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इस बार फिर खाता नहीं खोलने देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, किसी भी हालत में उनके जो कर्म है उन कर्मों का फल उनको मिलेगा। उन्होंने इसका उत्तर प्रदेश का विकास नहीं किया है, और योगी जी ने पिछले उनके जितने कार्यकाल है उस कार्यकाल के अंदर में उत्तर प्रदेश को बुलंदियों पे पहुंचा दिया है। उत्तर प्रदेश में जितना उद्योग आया है, उत्तर प्रदेश में जितनी तरक्की हुई है, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था को एकदम मजबूत किया गया है, किसी भी माफिया की हिम्मत नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई दंगा या तांडव या कोई वसूली का काम कुछ करे। सब माफिया अपने आप सरेंडर करने जेल पहुंच जाते हैं। नहीं, अगर इतना विकास किया है और जनता ने इस बात को स्वीकारा है तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ कांटे की टक्कर चल रही है, लगभग बराबर सीट में है। आप 40-42 पे हैं तो वो भी 30-35 के आसपास नजर आ रहे हैं। 70 से ऊपर का आंकड़ा भाजपा का जाएगा, और एनडीए को अगर मिलाएंगे तो लगभग हम 80 के आसपास पहुंच जाएंगे। आपका विश्वास विपक्ष के उन दावों को बुलंद कर रहा है जिसमें विपक्ष ने यह कहा है कि इस मतगणना में प्रशासन की भी भूमिका होने वाली है? नहीं, ये देखिए, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, हर चीज को एक मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो हारते हैं तो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं। जो विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, विपक्ष किसी भी हालत में कुछ करने की हालत में नहीं है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने पिछले 70 सालों में कोई काम नहीं किया है। भाजपा ने पिछले 10 सालों में जो काम किया है उसका पूरा का पूरा फल भाजपा को मिलेगा। भाजपा का नेतृत्व ने बहुत बेहतरीन तरीके से देश को आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया है।
देश के विभिन्न राज्यों में जहां भी भाजपा की सरकार, आप देख लीजिए, हर तरफ सिर्फ आपको प्रोग्रेस ही मिलेगा, उन्नति मिलेगी, विकास मिलेगा। सोफिया जी सुन पा रही हैं? हाँ जी बोलिए। सोफिया जी, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक आज बुलाई गई है, आज शाम में या कल सुबह में, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे बैठक होनी है। शनिवार को भी बैठक हुई थी, उसमें यही फैसला किया गया था कि या तो मंगलवार की शाम में या बुधवार की सुबह में बैठक बुलाई जाएगी। और इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर विपक्ष, जिसमें इंडिया गठबंधन की बात कर लें, अगर उसकी सरकार नहीं बनी तो किस तरीके से इल्जाम लगाना है, किस तरीके से चुनाव आयोग को शिकायत की जानी है, किस तरीके से पूरे चुनाव परिणाम पे सवाल उठाने हैं, या फिर जो ईवीएम मशीन है उस पर सवाल उठाने हैं, उसकी तैयारी कर ली जाएगी। और अगर जीत गए फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर तो सरकार बनाने की रणनीति पे चर्चा होगी। तो क्या ऐसा है कि अगर हार गए तो हम उत्पात मचा देंगे और जीत गए फिर तो अपनी सरकार है ही? देखिए, ये सारी खबरें मीडिया को कहाँ से मिलती हैं ये तो मुझे नहीं पता। इसकी जानकारी तो हम जितने भी गठबंधन में हैं उनको तो नहीं है। बाकी आप लोगों को कहाँ से ये खबर मिलती है? देखिए, ये समाचार हमें आप लोगों के बीच से ही मिलती है। और दूसरी बात, इस मामले में बीजेपी ने बाकायदा चुनाव आयोग को शिकायत की है। उन्होंने ये आशंका जताई है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, जनता के निर्णय को हम सर आंखों पर रखेंगे। और जहाँ तक देश की बात है, लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर विपक्ष को मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। तो जो कोई भी पक्ष में आए, लेकिन विपक्ष का अगर इंडिया की सरकार बनती है तो एनडीए विपक्ष पर मजबूत स्थिति में रहेंगे। और सोफिया जी बनती है तो इंडिया, सोफिया जी, इस बार बहुमत के साथ ये लोग नहीं आ रहे हैं। अगर आते भी हैं एनडीए तो बहुमत के साथ इनकी लहर नहीं नजर आ रही है। सोफिया जी, एक वादा करके जाएंगी क्या? कम से कम देश में विपक्ष यहाँ पर सोफिया जी रहेगी, कम से कम सवाल करने की हिम्मत तो हो पाएगी कम से कम विपक्ष को। सोफिया जी, एक वादा मैं आपसे चाहता हूँ, ये वादा करके आप एक वादा कीजिए। सोफिया जी, मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, एक वादा कीजिए कि अगर विपरीत परिणाम आते हैं तो आप लोग ईवीएम पे सवाल खड़े नहीं करेंगे, आप लोग प्रशासन पे सवाल नहीं खड़े करेंगे, आप जो जनादेश आएगा उसको स्वीकार करेंगी। और जिस तरीके से परंपरा रही है पहले से भी, तो इस तरह का कुछ हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ईवीएम पे सवाल खड़े करने हैं तो अभी कर दीजिए, प्रशासन पे सवाल खड़े करने हैं तो अभी कर दीजिए, चुनाव परिणाम के बाद इस तरह के सवाल नहीं खड़े किए जाएंगे। इस तरह का वादा कुछ कर पाएंगी आप? देखिए, सवाल तो बहुत से खड़े होते हैं, क्योंकि कल जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो 150 ईवीएम पे उन्होंने ये तो दोनों हाथ में लड्डू लेने वाली बात हो गई। जीत गई तो सब कुछ अच्छा था, जीत गए तो सब कुछ अच्छा रहा, हार गए तो प्रशासन पे और ईवीएम पे दोष पूरा मर देंगे। ये तो दोनों हाथ में लड्डू लेने वाली बात हो गई। और सवाल की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो सवाल पूछना ही विपक्ष का धर्म है। अगर ये मीडिया का भी धर्म है, भले मीडिया आज चुप हो गई है, लेकिन अगर जो मीडिया काम नहीं करेगी उसको विपक्ष जरूर काम करेगा। वो कोई भी हो, विपक्ष का काम है कि सवाल करना और जो भी सरकार पे है उनको कटघरे पर रखना, तभी जाकर